हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी उत्तराखंड परीक्षा वाणी वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उत्तराखंड परीक्षा वाणी क्लास पार्ट 10 के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम 9th पार्ट परीक्षा वाणी टेस्ट सीरीज़ के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर कई सारी अन्य वीडियोज़ भी हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा, जो कि आपके उत्तराखंड के अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अगर आप उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्सेज से या फिर प्रैक्टिस सेट्स के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। इससे पहले वाली वीडियो में हम 93 तक के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूं। तो आज हम 94 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों 94वां कि तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था। या फिर प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो आंसर आपको याद रखना है 1398 ईस्वी में। और ये प्रश्न दोस्तों VVIMP है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तैमूर लंग कौन था? तैमूर लंग ने दोस्तों तैमूरी राजवंश या तैमूरी या तुमूर राजवंश की भी स्थापना करी थी। और हमने सुना होगा या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मुगल राजवंश के जो संस्थापक थे हमारे कौन थे? बाबर। बाबर भी किसके वंशज थे? तैमूरों के ही वंशज माने जाते हैं। तो उस तैमूरी राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तैमूर लंग ने करी थी। और इसी तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था कब? 1398 ईस्वी में। ठीक है, और कहीं कहीं दोस्तों एग्जाम में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 1398 ऑप्शन में नहीं देगा, तो उस कंडीशन में आपको 1399 करना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 1398 को ही देनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 95वां कि निम्न में से किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहते हैं। यो कुमाऊं का स्वर्ण काल दोस्तों किसके काल को कहते हैं? देखिए, अगर आपसे वंशों के बारे में पूछेगा तो वंश में आपको याद रखना है कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश के कार्यकाल को उत्तरा कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है। लेकिन स्पेशली राजाओं का नाम देके पूछा जाएगा कि कुमाऊं का स्वर्णिम काल किसके काल को कहा जाता है, तो जगत चंद के कार्यकाल को दोस्तों कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है। किसके कार्यकाल को? जगत चंद के कार्यकाल को। या फिर हम कह सकते हैं कि चंद राजवंश का स्वर्णिम काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, किसके शासन को कहा जाता है? तो चंद राजवंश का स्वर्णिम काल या स्वर्ण काल दोस्तों जगत चंद के शासनकाल को कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों एक और प्रश्न बनता है आपसे कि गढ़वाल का स्वर्णकाल, गढ़वाल का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो याद रखना है आपको किसके? फतेहपति शाह के। किसके? फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, कुमाऊं का स्वर्णिम काल है तो जगत चंद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जगत चंद चंद राजवंश का दोस्तों कौन सा शासक था? 53वां शासक था। कौन सा? 53वां शासक था ये चंद राजवंश का। ब्रह्म मुआनी ताम्रपत्र से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और राज्य की जनता के मध्य सर्वाधिक यश प्राप्त करने वाला यानी कि सर्वाधिक चर्चित राजा के रूप में भी हम चंद राजवंश में जगत चंद को जानते हैं। ठीक है, जगत चंद ने दोस्तों गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को जीता था तथा गढ़वाल के जो उस टाइम पे शासक थे फतेहपति शाह, उनको भी हराया था। इसी कारण दोस्तों इनके शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। और जगत चंद के शासनकाल में ये भी दोस्तों देखा जाता है कि जो हमारा तराई भाबर वाला क्षेत्र है वहाँ से 9 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी। 9 लाख रुपए की आय किसके समय से प्राप्त होती थी? जगत चंद के समय पे प्राप्त होती थी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसी कारण इसके राजकाज में धन की मतलब इतना अधिक धन था और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, इसी कारण इसके कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल या फिर चंद राजवंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, इसने फतेहपति शाह को पराजित कर उसकी राजधानी श्रीनगर को जीता। श्रीनगर की भूमि को जीतने के बाद में इसने उसे एक ब्राह्मण को दान कर दिया। ठीक है, और इसने दोस्तों अपने पूर्वजों की भांति मुगल सम्राट जो था कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह। तो प्रश्न ये बन सकता है कि जगत चंद के समय पे मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह को भी इसने अनेकों चीज़ें भेंट करी थी। इसमें घोड़े, चंवर, खुकड़ी, कस्तूरी मृग, निखासी, गजगा आदि चीज़ें इसने बहादुर शाह को भेंट करी थी। ठीक है, जगत चंद ने दोस्तों एक कर भी लगाया था जो कि जुआरियों पर लगाया था। क्या? जुआ की बेचकर। जुआ की बेचकर किसके द्वारा लगाया गया था? जगत चंद के द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है, जगत चंद की मृत्यु दोस्तों चेचक के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? चेचक के कारण हुई थी। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शीतला देवी के प्रकोप के कारण भी इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बाकी दोस्तों इनके संबंधित एक दो प्रश्न और हैं कि उन्होंने लोहाबगढ़ या पठानगढ़ को जीता था, उसके बाद में उसने गढ़वाल की राजधानी पर अधिकार किया और श्रीनगर को भी जीत किया।
और फिर पहले इन्होंने श्रीनगर को जीता, फिर फतेहपति शाह ने दोबारा से श्रीनगर को जीत लिया, फिर फतेहपति शाह ने कत्यूरी शासन या कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया। ठीक है, वहाँ पर उसने गरुड़ और बैजनाथ घाटी को रोकने के बाद में जो एक गढ़सार नामक ग्राम था, गढ़सार नामक ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया था। ये सब जो घटनाएं हैं यह जगतचंद के कार्यकाल की हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग दोस्तों हमारी जो डिटेल्स वाली वीडियो मैंने आपको पढ़ाई हुई है परमार राजवंश में, उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जगतचंद के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। बाकी हाँ, इनका शासनकाल जरूर याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न आपसे बन सकता है कि जगतचंद जिनके शासनकाल को चंद राजवंश का स्वर्णिम काल या कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है, वह राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो 1708 में वह दोस्तों राजगद्दी पर बैठे थे, 1708 में। और इनके समय से पहले दोस्तों देखिए, इनसे पहले के जो राजा थे, ज्ञानचंद ने काफ़ी सारा धन लूटा था, उद्योगचंद ने और बाज बहादुर चंद ने अपने साम्राज्य को एक स्थल या एक स्थित साम्राज्य के रूप में विकसित कर दिया था। उसी के बाद में जगतचंद ने उसी चीज़ को कंटिन्यू किया और उसके बाद में इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो जगतचंद दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सोमचंद दोस्तों चंद राजवंश के संस्थापक थे। कौन? सोमचंद। ठीक है, ज्ञानचंद चंद राजवंश के 52वें राजा थे और कई 3-4 ज्ञानचंद हुए, आप लोग को बताइए। डिटेल्स में आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, कल्याणचंद आप लोग को बताइए दोस्तों। ठीक है, अब कल्याणचंद कौन से नंबर के शासक थे? तो 44वें नंबर के शासक थे। बालो कल्याणचंद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो खगमरा का किला दोस्तों आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, भीष्मचंद के द्वारा दोस्तों खगमरा किले का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? भीष्मचंद के द्वारा। ठीक है, और भीष्मचंद का टाइम पीरियड क्या था? 1511 से लेकर के दोस्तों कब? 1530 तक। 1511 से लेकर 1530 तक भीष्मचंद के द्वारा खगमरा किले का या खगमरा कोट किले का निर्माण कराया गया था। अब दोस्तों थोड़ा सा हम राजा भीष्मचंद के बारे में भी जान लेते हैं। ये चंद राजवंश के हमारे 43वें शासक थे और चंपावत में शासन करने वाले अंतिम शासक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। वैसे चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? बालो कल्याणचंद था, जो कि इनका पुत्र तो नहीं होता है, इनका दत्तक पुत्र होता है, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र होता है। तो पहले हम थोड़ा सा भीष्मचंद के बारे में जान लेते हैं। 1511 से लेकर 1530 तक इन्होंने शासन किया था और चंपावत में शासन करने वाले अंतिम शासक के रूप में दोस्तों इन्हें जाना जाता है। और चंद राजवंश के प्रथम ऐसे शासक थे दोस्तों कौन? भीष्मचंद, जिन्होंने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की सोची थी। और अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने के संबंध में ही दोस्तों इन्होंने अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण कराया था, जिसे हम खगमरा कोट के किले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रथम शासक जिसने अपनी राजधानी को या चंदू की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा या खगमरा कोट स्थानांतरित करने की सोची कौन था? भीष्मचंद या फिर भीकमचंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि अल्मोड़ा शहर के संस्थापक कौन थे, यानी कि अल्मोड़ा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो भीष्मचंद को ही अल्मोड़ा शहर के संस्थापक या आलमनगर शहर के संस्थापक या फिर खगमरा कोट के संस्थापक के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इनके बारे में भी जो इनका टाइम पीरियड है ना, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकार 1511 से 1530 तक बताते हैं, तो कुछ इतिहासकार दोस्तों इनका टाइम पीरियड जो है 1560 ही तक बताते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ किताबों में आप ये भी पढ़ेंगे कि भीष्मचंद जो है 1560 में अल्मोड़ा शहर की स्थापना करता है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कहीं कहीं 1560 है, कहीं कहीं 1530 है। तो ये चीज़ें एग्जाम में वैसे नहीं पूछी जाती है, पूछी भी जाती है तो आप अपनी समझ से के अनुसार उसे कर सकते हैं। खगमरा कोट का एक किला बनाता है और एक दिन क्या होता है, खगमरा कोट के किले में ही दोस्तों ये निवास कर रहा होता है, तो एक गजुआ ठिंगा नामक खसिया शासक होता है या खसिया मुखिया होता है, उसके द्वारा हमारा भीष्मचंद की हत्या कर दी जाती है, गजुआ ठिंगा के द्वारा। ठीक है, और 1560 में कहीं कहीं बताया गया, कहीं कहीं 1530 में बताया गया। ठीक है, तो ये दोनों ही फैक्ट आपको नोट डाउन करने हैं। भीष्मचंद के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों इसका दत्तक पुत्र होता है कौन? बालो कल्याणचंद, जो कि चंद राजवंश का 44वां शासक होता है। उसके द्वारा ही जो इसके पिता का सपना होता है, भीष्मचंद का सपना होता है कि वो अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करेगा, तो भीष्मचंद के पुत्र कल्याणचंद के द्वारा ही दोस्तों उसका सपना साकार किया जाता है। और बालो कल्याणचंद या कल्याणचंद के द्वारा चंद राजवंश की राजधानी को चंपावत से हटाकर या चंपावत से स्थानांतरित करके अल्मोड़ा में बनाई जाती है अपनी नई राजधानी। तो प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्मोड़ा में शासन करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था, तो आ जाएगा आंसर दोस्तों, क्या आ जाएगा? बालो कल्याणचंद। वही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि चंपावत में शासन करने वाला अंतिम चंद शासक कौन था, तो वैसे दोस्तों भीष्मचंद था, लेकिन भीष्मचंद ऑप्शन में नहीं होगा, तो फिर आप वहाँ पे बालो कल्याणचंद को भी प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चंद राजवंश की राजधानी को स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था, तो बालो कल्याणचंद था। सोची किसने थी? सोची भीष्मचंद ने थी। ठीक है, तो ये 2 से 3 फैक्ट्स हैं जो दोस्तों कंफ्यूजन वाले हैं, तो आपको ये चीजें अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, और चंद राजवंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो 1563 में किया गया था। कब? 1563 में किया गया था। ठीक है, बालो कल्याणचंद भी एक काफी प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता है। इसने गंगोली हाट को जीता था, सोर और सीरा मांगने की कहानी हम इसके बारे में सुनते हैं। ठीक है,
और उसी के बाद में फिर इसका पुत्र होता है कौन, रुद्रचंद, जो कि चंद्र राजवंश का 45वां शासक होता है और अपने पिता के सपने को साकार करता है। ठीक है, तो ये 2 से 3 दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप इन चीज़ों को डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी किलों के बारे में दोस्तों मैं आपको बता चुका था कि कौन सा किले किसके द्वारा बनाया गया। जैसे खगमरा कोट का किला दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है, किसके द्वारा, हमारा भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया। लाल मंडी का किला कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया। ठीक है, फोर्ट मोइरा का किला भी कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया। मल्ला महल का किला रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा के, और तल्ला महल का किला उद्योग चंद के द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था। ठीक है, तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था किसने दोस्तों, प्रद्युम्न, सॉरी हाँ, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था सुदर्शन शाह ने। किसने बनाया था दोस्तों, सुदर्शन शाह ने बनाया था। देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चांदपुर गढ़ी से अपनी राजधानी को हटाकर देवलगढ़ को राजधानी किसने बनाया था, वो बनाया था दोस्तों किसने, अजय पाल ने। ठीक है, फिर देवलगढ़ से अपनी राजधानी को हटाकर श्रीनगर को राजधानी किसने बनाया था, वो भी अजय पाल ने बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, सुदर्शन शाह के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए सुदर्शन शाह की कहानी दोस्तों हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, परमार राजवंश के 55वें शासक के रूप में इन्हें जाना जाता है तथा टिहरी राजवंश के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आपको बताइए जब 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है तो जो सुदर्शन शाह के पिता होते हैं प्रद्युम्न शाह, उनकी मृत्यु हो जाती है और 1804 से लेकर 1815 तक फिर इस क्षेत्र में गोरखों का शासन रहता है। उसके बाद में सुदर्शन शाह के द्वारा अंग्रेजों से मदद मांगी जाती है और अंग्रेजों के द्वारा सुदर्शन शाह की मदद करने के बाद में यहाँ पे गोरखों को गढ़वाल से हटाया जाता है तथा युद्ध में गोरखों को हरा दिया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, जो ब्रिटिश शासक होता है या अंग्रेज जो होते हैं वह परमार राजवंश की राजधानी श्रीनगर और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता था। सुदर्शन शाह को एक छोटा सा क्षेत्र देते हैं जिसे हम टिहरी रियासत के नाम से जानते हैं। अगर हम बुक्स में देखते हैं तो अलकनंदा और नंदाकिनी का जो पश्चिमी भाग होता है रवाई तथा दून पड़ंगनी को छोड़कर वह हमारा टिहरी रियासत के शासक सुदर्शन शाह को दे दिया जाता है। उसके बाद में सुदर्शन शाह के पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता है अपनी राजधानी को टिहरी बनाने के अलावा। इसीलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो सुदर्शन शाह ने बनाया था। और ये परमार राजवंश के 55वें शासक थे। 1815 में दोस्तों ये शासक बने थे परमार राजवंश के और 1859 तक ये शासक रहे थे। ठीक है, टिहरी रियासत के संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में भी काफ़ी डिटेल से मैं आपको परमार राजवंश में बता चुका हूँ, तो आप उन चीज़ों को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इन्होंने ही टिहरी रियासत की हमारी स्थापना करी थी। परमार राजवंश के 55वें शासक थे। एग्जाम में यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और टिहरी नगर की स्थापना कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1815, ये भी याद रखना है आपको दोस्तों, 28 दिसंबर 1815 को टिहरी नगर की स्थापना की गई थी और इसी दिन टिहरी रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों सुदर्शन शाह कवि सूरत के नाम से अपनी रचनाएं भी लिखते थे। किस नाम से, कवि सूरत के नाम से यह अपनी रचनाएं लिखते थे। ठीक है, और इन्हें एक धार्मिक, विद्या प्रेमी, साहित्य प्रेमी, कवि, संस्कृत तथा हिंदी के ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इनके सभासार नामक ग्रंथ, हाँ ये आपको याद रखना दोस्तों कि सभासार नामक ग्रंथ किसने लिखा था, सुदर्शन शाह के द्वारा ही सभासार नामक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, और किस नाम से लिखा गया था, कवि सूरत के नाम से लिखा गया था। ठीक है, यह एक मुक्तक काव्य के ग्रंथ के रूप में जाना जाता है जिसके 7 खंड मुख्यतः जाने जाते हैं, 7 खंड। ठीक है, और यह किस भाषा में लिखा गया था, तो ब्रज भाषा में यह लिखा गया था। ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। बाकी दोस्तों सुदर्शन शाह के बारे में कई सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कैसे ये शासक बना था, कैसे इसने टिहरी रियासत की स्थापना करी थी, क्या क्या इसके टाइम पे विद्रोह हुए थे। जैसे सकलाना का विद्रोह हम पढ़ते हैं, रवाई का विद्रोह इसके समय पे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में शासन प्रशासन के बारे में हम सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ते हैं कि बाड़ाहाट मंदिर जो उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों, उस मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था, सुदर्शन शाह के द्वारा ही कराया गया था। और जो गढ़वाल की हमारी जनता थी या टिहरी रियासत की जनता थी वह सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्रीनाथ मानती थी, बोलांदा बद्रीनाथ, जो कि हमारा बोलता हुआ बद्रीनाथ के रूप में जानते हैं। वैसे परमार राजवंश के सभी शासकों को यह उपाधि प्राप्त थी, लेकिन सुदर्शन शाह राजा के रूप में स्पेशल रूप से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी इसने चैतू और माड़कुओं को संरक्षण दिया था, कला प्रेमी भी थे। ठीक है, इन्होंने अदालतों की स्थापना करी थी, साथ ही साथ इन्होंने ग्रामों में कमीन और सयानाओं की स्थापना करी थी। टिहरी रियासत में प्रथम भूमि बंदोबस्त कराने वाले शासक के रूप में भी सुदर्शन शाही थे। ठीक है, 1857 में जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों की मदद करने वाले शासक के रूप में भी सुदर्शन शाह को जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा सुदर्शन शाह के बारे में। ठीक है, बाकी डिटेल्स में पढ़ना है तो वो वीडियोज आप देख लीजिएगा। तो सुदर्शन शाह इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों प्रद्युम्न शाह आपको बताइए परमार राजवंश के 54वें शासक थे। कौन, प्रद्युम्न शाह 54वें थे। यह हमारे 55वें शासक थे।
मानवेंद्र शाह अंतिम शासक थे, कौन से 60वें नंबर के शासक थे। बाकी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वीपति शाह परमार राजवंश के कौन से शासक थे, ये मैंने आपको बताया हुआ है इससे पहले, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे अंग्रेजों के द्वारा CSI की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। तो CSI की उपाधि दोस्तों प्रदान की गई थी किसको, कीर्ति शाह को, किसको, कीर्ति शाह को, ठीक है। और कीर्ति शाह परमार राजवंश के कौन से नंबर के शासक थे दोस्तों, परमार राजवंश के 58वें नंबर के शासक थे, ठीक है। और टिहरी रियासत के पूछा जाएगा तो टिहरी रियासत के चौथे शासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। टिहरी रियासत के प्रथम शासक सुदर्शन शाह होते हैं, दूसरे शासक भवानी शाह होते हैं, तीसरे शासक दोस्तों हमारा प्रताप शाह होते हैं, चौथे शासक हैं कीर्ति शाह। इसके बाद अगले 5वें शासक होते हैं टिहरी रियासत के कौन, नरेंद्र शाह। और छठे और अंतिम शासक होते हैं टिहरी रियासत के कौन, मानवेंद्र शाह, ठीक है। तो CSI यानी कि दोस्तों क्या, कंपेनियन CSI कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई थी, कीर्ति शाह को ही दी गई थी, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों कीर्ति शाह को और कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी, सर की उपाधि भी कीर्ति शाह को दी गई थी, KCSI की उपाधि भी कीर्ति शाह को दी गई थी, CSI की उपाधि भी कीर्ति शाह को दी गई थी, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी CSI को दी गई थी, और नाइट कमांडर की उपाधि भी CSI हमारा कीर्ति शाह को ही दी गई थी। तो थोड़ा बहुत दोस्तों कीर्ति शाह के बारे में हम जान लेते हैं कि CSI की उपाधि कीर्ति शाह को दी गई थी। कीर्ति शाह परमार राजवंश के 58वें नंबर के शासक थे, ठीक है। कौन से नंबर के, 58वें नंबर के शासक थे। और कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी, तो कीर्ति शाह की संरक्षिका थी राजमाता गुलेरिया, राजमाता गुलेरिया। कीर्ति शाह किसके पुत्र थे, कीर्ति शाह दोस्तों हमारा प्रताप शाह के पुत्र थे, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों कीर्ति शाह के द्वारा ही दोस्तों प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की जाती है, कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना की जाती है, हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी कीर्ति शाह के द्वारा ही की जाती है, कहाँ पे, टिहरी में, ठीक है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 1900 में कीर्ति शाह इंग्लैंड गए थे, जहां पर अंग्रेजों के द्वारा उन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई थी। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है कि किस शासक को या टिहरी रियासत के किस शासक को 11 तोपों की सलामी दी गई थी, तो कीर्ति शाह को दी गई थी, ठीक है। बाकी गढ़वाल सैंपनर्स जो बटालियन है उसकी स्थापना 1907 में कीर्ति शाह के द्वारा ही की गई थी। 1892 से लेकर के 1913 तक दोस्तों यह राजगद्दी पर बैठे हुए थे, ठीक है। इन्हें राजर्षि कीर्ति शाह के रूप में भी जाना जाता है। और टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो टिहरी रियासत का जो स्वर्णिम काल है वह भी दोस्तों हमारा कीर्ति शाह के शासनकाल को ही कहा जाता है, ठीक है। यह अत्यंत मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने 25 प्राइमरी पाठशालाएं भी खोली थी और श्रीनगर में इन्होंने छात्रावास का निर्माण भी किया था महिलाओं के लिए, ठीक है, बालिकाओं के लिए। और टिहरी रियासत की जनता को बिजली से अवगत, यानी कि टिहरी रियासत में बिजली लाने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो वह भी दोस्तों किसको जाता है, कीर्ति शाह को ही जाता है। इन्होंने जंगलात और कचहरी प्रणाली में सुधार भी किया था। टिहरी घंटाघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, टिहरी घंटाघर का निर्माण भी दोस्तों 1897 में कीर्ति शाह के द्वारा ही कराया गया था। टिहरी में नए राजभवन का निर्माण भी दोस्तों कीर्ति शाह के द्वारा ही कराया गया था। यमुना में हिबेट ब्रिज का निर्माण भी कीर्ति शाह के द्वारा कराया गया था। कीर्ति नगर की स्थापना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कीर्ति नगर की स्थापना भी कीर्ति शाह के द्वारा ही 1896 में की गई थी, ठीक है। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी दोस्तों कीर्ति शाह के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन 1902 में जो गढ़वाल में आयोजित किया गया था सर्वधर्म सम्मेलन दोस्तों, उसका आयोजन भी दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था, कीर्ति शाह के द्वारा ही कराया गया था, ठीक है। बाकी 1903 में कीर्ति शाह के द्वारा भूमि बंदोबस्त भी कराया जाता है। 1906 में कीर्ति शाह राज्य काउंसिल का सरकारी सदस्य भी बनता है। उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी कीर्ति शाह के द्वारा कराई जाती है। टिहरी नगर में टिहरी नगर पालिका की स्थापना भी दोस्तों किसके द्वारा की जाती है, कीर्ति शाह के द्वारा ही की जाती है 1897 में। उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना कीर्ति शाह ही करता है, ठीक है। टिहरी में वेदशाला का निर्माण भी कीर्ति शाह के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और घंटाघर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बाकी टाइपराइटर का आविष्कार इसके द्वारा कराया गया था। और भी दोस्तों कई सारे फैक्ट्स हैं कीर्ति शाह के बारे में, लेकिन फिलहाल आप इतनी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स में आपको और भी चीज़ें इनके बारे में जाननी है तो आप वीडियोज़ को देख सकते हैं जो मैंने डिटेल्स में आपको बताई हुई है उत्तराखंड का इतिहास वाली सीरीज में या फिर परमार राजवंश वाली सीरीज में, वहाँ पर आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। 10 से 15 बार आज तक ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। देखिए, अगर ये टॉपिक मैं आपको डिटेल्स में बताने चलूँ ना तो सारे फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि 15 से 20 मिनट हमारा एक एक टॉपिक कवर अप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव बिहाफ पे चलना है। जो भी अच्छा एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए पूरी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ। जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय जाता है दोस्तों किसको, हमारा प्रताप शाह को। प्रताप शाह परमार राजवंश के 57वें नंबर के
शासक थे तथा टिहरी रियासत के तीसरे नंबर के शासक थे। 1871 में दोस्तों ये राजगद्दी पर बैठे थे और 1886 तक इन्होंने शासनकाल किया था। ठीक है, और टिहरी रियासत में अपने नाम से शहर स्थापित करने वाले प्रथम शासक के रूप में प्रताप शाह को ही जाना जाता है। प्रताप शाह के द्वारा दोस्तों प्रताप नगर की स्थापना की गई थी, और कब की गई थी याद रखना है, 1877 ईस्वी में। 1877 में दोस्तों प्रताप शाह के द्वारा प्रताप नगर की स्थापना की गई थी। कीर्ति नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? मैंने आपको बताया था 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह के द्वारा की गई थी दोस्तों, कब? 1877 में। और नरेंद्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। ठीक है, बाकी प्रताप शाह को हिंदी, फारसी और अंग्रेजी के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। परमार राजवंश का पहला पढ़ा लिखा शासक के रूप में भी प्रताप शाह को जाना जाता है। टिहरी नगर को आदर्श नगर बनाने का श्रेय दोस्तों हमारा किसको जाता है? प्रताप शाह को जाता है। प्रथम शासक जिसने टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करी थी, कौन थी दोस्तों? प्रताप शाह थे। प्रताप शाह के द्वारा ही 1883 में यहाँ पर अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की जाती है, और इसी स्कूल को बाद में जाकर प्रताप हाई स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रताप शाह के द्वारा दोस्तों 600 आदमियों की एक पलटन या सेना भी फौज या तैयार की जाती है। प्रथम फौज तैयार करने का श्रेय भी इसको जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों प्रताप शाह के द्वारा संपूर्ण राज्य में एक प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी, जिसे प्रताप प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जानते हैं। तो प्रताप प्रिंटिंग प्रेस किसने खोली थी? या प्रिंटिंग प्रेस टिहरी रियासत या राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा खोली गई थी? याद रखना आपको, प्रताप शाह के द्वारा खोली गई थी। ठीक है, प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह के द्वारा की गई थी, याद रखना है आपको। साथ ही साथ दोस्तों प्रताप शाह ने अपनी राजधानी को टिहरी से बाद में प्रताप नगर भी स्थानांतरित किया था। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इनकी प्रताप नगर जानी जाती थी। टिहरी रियासत में प्रथम अस्पताल की स्थापना 1883 में प्रताप शाह के द्वारा ही की गई थी। 1873 में इन्होंने भूमि बंदोबस्त भी कराया था। ठीक है, और भूमि बंदोबस्त कराने वाले टिहरी रियासत के तीसरे शासक थे। लगभग सभी ने कराया था, हमारा मानवेंद्र शाह को छोड़ के। ठीक है, बाकी इनके द्वारा जो भूमि बंदोबस्त कराया गया था दोस्तों, उसे जूला पैमाइश भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। जूला पैमाइश भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाकी इनके द्वारा दोस्तों आपका वादों के जो भी हमारे केसेस होते थे, उनके शीघ्र निर्णय के लिए कोर्ट फीस टिकट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, वनों की सुरक्षा हेतु भी भवानी शाह के द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे। बाकी पटवारी की नियुक्ति, अगर आप पूछे टिहरी रियासत में पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो पटवारी की नियुक्ति टिहरी रियासत में दोस्तों प्रताप शाह के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, वैसे ट्रेल के द्वारा पटवारी की नियुक्ति का कार्य स्टार्ट हुआ था 1819 में, लेकिन टिहरी रियासत में स्पेशली पूछा जाएगा तो पटवारी की नियुक्ति सबसे पहले किसने करी थी? वह हमारा प्रताप शाह के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, प्रताप शाह के द्वारा ही दोस्तों टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना भी किसने करी थी? प्रताप शाह के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, इसने दोस्तों खेण, बेगार, पाला तथा बिसाह नामक कुप्रथाओं का अंत भी किया था। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा खेण या बेगार, पाला तथा विसाह नामक कुप्रथाओं का अंत किया गया था? तो प्रताप शाह के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इसने चीफ कोर्ट या हुजूर कोर्ट, इसके द्वारा जो कोर्ट की स्थापना की गई थी, वहाँ पे इसने कोर्ट फीस टिकट लगाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बाकी चीफ कोर्ट की स्थापना का श्रेय भी प्रताप नगर को जाता है। ठीक है, प्रताप शाह को जाता है, सॉरी। ठीक है, कैंपबेल बोर्डिंग स्कूल की स्थापना भी प्रताप शाह के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, और बाकी दोस्तों इनके बारे में एक दो चीज़ें और हैं कि गढ़वाल राज्ञा वंशावली जो हम पढ़ते हैं ना, गढ़वाल राज्ञा वंशावली की जो रचना है, गढ़वाल राज्ञा वंशावली की जो रचना है, कवि देवराज के द्वारा इनके ही कार्यकाल में की गई थी। कवि देवराज के द्वारा गढ़वाल राज्ञा वंशावली की स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी दोस्तों प्रताप शाह टिहरी रियासत को एक आदर्श नगर बनाने के रूप में निरंतर कार्य करते रहते हैं, और इनके बारे में कई सारे और फैक्ट्स दिए हैं जो कि आप डिटेल वाली वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? प्रताप शाह। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्यायी एवं अत्याचारपूर्ण शासक था। इस अत्याचारी शासक को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? गोरख्याली कहा जाता है। क्या? गोरख्याली। गोरखाओं का जो कुमाऊं और गढ़वाल पर अत्याचार था दोस्तों, उसे गोरख्याली नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी गोरखा राजवंश के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठाश्रम या फिर उपयुक्त सभी? तो विशोम नामक पर्वत जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल में स्थित है विशोम नामक पर्वत। वशिष्ठ गुफा भी वहीं पर स्थित है, वशिष्ठाश्रम भी वहीं पर स्थित है, वशिष्ठ कुंड भी वहीं पर स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, वशिष्ठ कुंड किस जनपद में स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। किस पर्वत पर स्थित है? विशोम पर्वत पर। वशिष्ठ गुफा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, विशोम पर्वत पर स्थित है। वशिष्ठाश्रम टिहरी गढ़वाल में स्थित है और विशोम नामक पर्वत पर स्थित है। ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष दोस्तों हमारे उपयुक्त सभी जगहों से मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? वीरभद्र ऋषिकेश से मिले हैं, मोरध्वज कोटद्वार के पास से मिले हैं तथा गोविशाण से मिले हैं।
ठीक है। गोविषाण यानी कि वर्तमान का काशीपुर, वीरभद्र यानी कि वर्तमान का ऋषिकेश, मोरध्वज यानी कि वर्तमान का कोटद्वार के आसपास का क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों से दोस्तों हमारा क्या है, कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो याद रखना है। बाकी कुषाणकालीन अवशेषों के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स पहले भी बता चुका हूं, जब हमने प्राचीन इतिहास के बारे में अजय रावत वाली सीरीज में बात करी थी, तो आप वो ऑनलाइन जो वीडियोज हैं उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी 7 कुषाण की स्वर्ण मुद्राएं, 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, तो एक कथनपुरी खटीमा से मिली है। ठीक है, कथनपुर, कथनपुर वर्तमान की खटीमा को पहले कथनपुर नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहीं से हमारी क्या 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं भी मिली हैं। ठीक है, बाकी कुषाणों के कुछ मुद्राएं नैनीताल से भी मिले हैं, कुछ मुनि की रेती से भी मिली हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविषाण काशीपुर से हमें कुषाणकालीन अवशेषों की प्राप्ति हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि परमार राजवंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों देखा जाए तो 688 ईस्वी में कनकपाल के द्वारा चांदपुरगढ़ में परमार राजवंश की स्थापना की गई थी। तो परमार राजवंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, कनकपाल को ही जाना जाता है। ठीक है, और कब की गई थी, 688 ईस्वी में। अब दोस्तों इसमें भी अलग अलग सन है, कहीं किसी किसी बुक्स में आप पढ़ेंगे 888 ईस्वी में कनकपाल के द्वारा परमार राजवंश की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, चांदपुरगढ़ में। तो दोनों ही सन आपको याद रखने हैं, एग्जाम में दोनों नहीं मिलेंगे, आपको एक ही सन मिलेगा, उसके हिसाब से आपको अपने आंसर करने होंगे। तो 688 है या 888 है, इसमें जैसे हम बैकेट की सूची के अकॉर्डिंग बात करें या हरिकृष्ण रतोड़ी के अकॉर्डिंग बात करें तो कनकपाल के द्वारा परमार राजवंश की स्थापना 688 में की जाती है। लेकिन अगर हम कुछ अन्य लेखों के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो वहाँ पे 888 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि परमार राजवंश की स्थापना कनकपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मेनली दोनों चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में दोनों कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, बाकी परमार राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, कनकपाल थे। कनकपाल के द्वारा परमार राजवंश की स्थापना की जाती है। कहाँ पर की जाती है दोस्तों, चांदपुरगढ़ी में की जाती है। तो परमार राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों, चांदपुरगढ़ी थी। ठीक है, चांदपुरगढ़ी का शासक कौन होता है, भानु प्रताप। दोस्तों 52 गढ़ों में सबसे मजबूत गढ़ चांदपुरगढ़ का शासक होता है भानु प्रताप, जिसे सोनपाल नाम से भी जानते हैं। और भानु प्रताप ही अपनी पुत्री का विवाह करता है किसके साथ में, कनकपाल के साथ में। और उसी के बाद में कनकपाल यहाँ पे घर जमाई बनकर रहता है और कनकपाल के द्वारा यहाँ पर एक नया गढ़ बसाया जाता है जिसे हम कहते हैं कौनपुरगढ़, जो कि चमोली में ही पड़ता है। कौनपुरगढ़ की स्थापना कनकपाल के द्वारा की जाती है और यहीं पर वह एक अपने नए राजवंश की स्थापना करता है जिसे हम परमार राजवंश या पवार राजवंश के नाम से भी जानते हैं। और इसी पवार राजवंश या परमार राजवंश की प्रारंभिक राजधानी वो चांदपुरगढ़ी को बनाता है। ठीक है, बाकी परमार राजवंश की कुलदेवी के रूप में राज राजेश्वरी देवी को माना जाता है। ठीक है, परमार राजवंश के प्रथम संस्थापक के रूप में भी हमारा कनकपाल को जाना जाता है। वहीं परमार राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में दोस्तों अजय पाल को जाना जाता है। अब दोस्तों देखिए, अलग अलग हमारे जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने अलग अलग राजाओं को वैसे संस्थापक के रूप में उपाधि दी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जगतपाल था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अनंतपाल था, कुछ इतिहासकार कहते हैं अजय पाल था। लेकिन आपको एग्जाम्स के लिए याद रखना है कि कनकपाल के द्वारा ही परमार राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, बाकी हमें अनेकों सूचियाँ मिलती है परमार राजवंश की, जैसे कि हार्डविक की सूची मिलती है, बैकेट की सूची मिलती है, एटकिंसन की सूची मिलती है और विलियमसन की सूची मिलती है, सवासार सूची मिलती है। तो इसमें सबसे प्रमाणिक सूची दोस्तों वैसे बैकेट की सूची मानी जाती है, जो कि सुदर्शन साकृत सवासार की सूची से भी मैच खाती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम ये जानते हैं कि 688 ईस्वी या 888 ईस्वी में हमारी परमार राजवंश की स्थापना हुई थी। दोनों ही सन याद रखने हैं। ठीक है, और प्रारंभिक राजधानी चांदपुरगढ़ या चंद्रपुरगढ़ थी, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है, आटागाड़ नदी के किनारे। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, बाकी कनकपाल के आदि स्थान कहाँ से कनकपाल आया था, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि धारानगरी गुजरात से ही आया था और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये गुज्जर देश के किसी स्थान जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन क्षेत्रों से आया था। तो ये भी फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली दोस्तों चंद राजाओं के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा, चंद राजाओं के द्वारा शुरू की गई थी कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली। ठीक है, अब चंद राजाओं में किसके द्वारा की गई थी, तो रतन चंद। रतन चंद, याद रखना दोस्तों कि चंद राजवंश में भूमि बंदोबस्त कराने वाला प्रथम चंद शासक कौन था, वो था दोस्तों कौन, रतन चंद। और ये चंद राजवंश का 36वें नंबर का शासक था। 1477 से लेकर के 1488 तक ये हमारा राजगद्दी पर बैठा था। और चंद राजवंश में भूमि बंदोबस्त कराने वाले प्रथम चंद शासक के रूप में भी हमारा रतन चंद को ही जाना जाता है। और रतन चंद किसके पुत्र थे दोस्तों, तो ये भारती चंद के पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन, रतन चंद। ठीक है, और इसी से एक प्रश्न दोस्तों बनता है कि कुमाऊं क्षेत्र में रजिस्ट्री व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी। रजिस्ट्री व्यवस्था की शुरुआत, तो रजिस्ट्री व्यवस्था की शुरुआत भी दोस्तों रतन चंद के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, बाकी खेतीखान ताम्रपत्र में हमें इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, भारती चंद्र के एक प्रतापी पुत्र के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, डोटी में शाही राजवंश की स्थापना करने का श्रेय भी रतन चंद को ही जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बता भी चुका हूँ ये प्रश्न मैं आपको दोस्तों
कि प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन दोस्तों हमारा किसके, नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और ये पॉइंट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। बाकी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, याद रखना आपको 23 जनवरी 1939 को प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कहाँ पे दोस्तों, देहरादून में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। और प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन भी नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे ही हुआ था। ठीक है, अब नरेंद्र शाह परमार राजवंश के कौन से नंबर के शासक थे दोस्तों, तो नरेंद्र शाह परमार राजवंश के दोस्तों हमारे कौन से 59वें नंबर के शासक थे तथा टिहरी रियासत के 5वें नंबर के शासक थे। ठीक है, 1913 में गद्दी पर बैठते हैं और 1913 से लेकर के 1946 तक यह राजगद्दी पर बैठे रहते हैं। ठीक है, बाकी इनके बारे में भी कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा ही 1921 में की जाती है। ठीक है, नरेंद्र नगर की स्थापना। बाकी नरेंद्र शाह के द्वारा पंचायतों की स्थापना की गई थी टिहरी में, और कृषि बैंक की स्थापना की गई थी 1920 में। ठीक है, और नरेंद्र न्याय संहिता की रचना भी नरेंद्र शाह के समय पीरियड पे ही हुई थी। बाकी नरेंद्र शाह के द्वारा राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी 1923 में, और 1923 में इसने सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी थी। ठीक है, 1924 में नरेंद्र शाह के द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया था। वन विभाग की उन्नति और प्रचार प्रसार के लिए इनके द्वारा कार्य किए गए थे। इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा अलंकारी की उपाधि दी गई थी। इन्हें भी दोस्तों KCSI और सर की उपाधि दी गई। नरेंद्र शाह और कीर्ति शाह दोनों को ही KCSI और सर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बाकी लेफ्टिनेंट की उपाधि भी इनको दी गई थी। ठीक है, इनके समय में ही दोस्तों हम ये कहते हैं दो प्रसिद्ध मतलब दो आलोचनात्मक घटनाएं हुई थी इनके समय पर, कलंकवादी घटनाएं। एक था रवाई कांड या तिलाड़ी कांड, जो कि नरेंद्र शाह के समय पर ही हुआ था, और दूसरा था श्रीदेव सुमन की मृत्यु, ये भी नरेंद्र शाह के समय पर ही हुई थी, जिसके कारण इस राजा की काफ़ी सारी आलोचनाएं भी होती हैं। ठीक है, तो प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके शासनकाल में हुए थे, नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो याद रखना है, मैंने आपको बता ही दिया था किसके काल में हुई थी, नरेंद्र शाह के शासनकाल में ही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 को। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, देहरादून में हुई थी। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है 107वां कि ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? ठीक है, तो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग बनाया गया था दोस्तों कब, 1902 ईस्वी में। कब बनाया गया था, 1902 ईस्वी में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि उत्तराखंड को नॉर्थ प्रोविडेंस से हटाकर यूनाइटेड प्रोविडेंस ऑफ आगरा एंड अवध का हिस्सा बनाया गया था कब, 1902 में। फिर 1904 में दोस्तों क्या किया गया था, कुमाऊं को हिल स्टेट घोषित किया गया था, और 1904 में ही नैनीताल गजेटियर का भी प्रकाशन किया गया था। तो 1902 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग 1902 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानवोदय काव्य या उपयुक्त सभी? तो ये सभी काव्य दोस्तों हमारे परमार राजवंश या राजाओं के काल में रचे गए थे। ठीक है, गढ़ राजवंश काव्य किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, तो मौला राम के द्वारा गढ़ राजवंश काव्य लिखा गया था। सुदर्शनोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया था, कुमुदानंद के द्वारा सुदर्शनोदय काव्य लिखा गया था। और मानवोदय काव्य दोस्तों भरत कवि के द्वारा मानवोदय काव्य लिखा गया था। तो उपयुक्त सभी जो हमारे काव्य हैं पंवार राजाओं के शासनकाल में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बता भी चुका हूँ आपको ये प्रश्न में पहले, कि गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, कब हुआ था? तो याद रखना है आपको दोस्तों, 14 मई 1804 को दोस्तों खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था देहरादून में, जिसमें हमारी गोरखाओं के मध्य में और परमार राजवंश के मध्य में निर्णायक युद्ध के रूप में यह जाना जाता है, जिसमें परमार राजवंश के 54वें शासक और संपूर्ण उत्तराखंड के अंतिम शासक के रूप में जाने जाने वाले प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। कब, 14 मई 1804 को। तो डायरेक्टली आपको ये पॉइंट दोस्तों याद रखना है, 14 मई 1804 प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, 14 मई 1804 ईस्वी को ही हुआ था, और परमार राजवंश के अंत के रूप में भी इसी युद्ध को जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 110वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चंद राजवंश की स्थापना सोमजन के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। बाकी तीसरा है, गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, तो गरुड़ ज्ञानचंद, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों इसमें सही है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके होमवर्क के क्वेश्चन है दोस्तों, आज 3 क्वेश्चन होमवर्क के हैं कि निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिला है? अगला है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? अगला है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और अगला जो होमवर्क का प्रश्न है वो है, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? ठीक है, तो इस 4 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।